बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और सुनने के बाद इसे शेयर करें और लाइक करें। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज के हवाले से। आज नया अदालती साल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट सेशन हुआ, जिसमें तमाम जजेस ने जो मौजूद थे उन तमाम ने शिरकत की और उसमें काजी फायज ईसा ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। और उसमें जो सबसे अहम सवाल उनसे किया गया कि जी आप मुलाजमत में तौसी लेंगे, तो जिस पर उन्होंने कैटेगोरिकली मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैंने मुलाजमत में तौसी नहीं लेनी। तो सहाफ़ी ने कहा कि जी राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि अगर तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो काजी फायज ईसा भी इस पर राजी हैं। उस पर काजी फायज ईसा ने कहा कि जिस मीटिंग में ये बात हुई उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह नहीं थे और अब राना सनाउल्लाह को मेरे सामने लाया जाए, ये बात तो मेरे सामने आ गई। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जब इस मीटिंग में बात हुई तो मैंने ये कहा कि अगर आपको मुद्दत मुलाजमत आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ाएं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। बहरहाल आज इसमें बताया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है उनकी तादाद तकरीबन 60,000 होगी। तो एक लम्हा फिक्रिया है कि इतने बड़े फोरम पर इतनी ज़्यादा तादाद में केसेस का पेंडिंग होना, ज़ेर इल्तवा होना। गुज़िश्ता से पेशतर जो बात हुई थी एक नताशा केस की, कि नताशा केस में उस नताशा की जमानत हुई। उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है कि लोग कह रहे हैं कि ये सारा पैसे का खेल है। हाँ, यकीनन ये पैसे का खेल जरूर है और इस तरह के केसेस जो हैं इलाके की पुलिस के लिए तो ATM बन जाते हैं। उसमें SHO हो, DSP हो, आला सतह तक पुलिस वाले, उसमें वकला, उसमें मजिस्ट्रेट, जजेस, उन सबको, तमाम लोगों को जो किसी ना किसी भी तरीके से इस सारे खेल में आते हैं उन्हें कंपनसेट किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इस केस में जो मुतासरा ख़ानदान है उन्हें दियत की रकम दी गई और लोगों को बहुत एतराज़ है कि जी उन्होंने पैसे दिए और जान छुड़ा दी। हालांकि ये दियत जो है वो सीधा सीधा इस्लामी कानून है और इस्लामी कानून के मुताबिक ही उन्होंने दियत की रकम अदा की। और जो इत्तलात है कि जी उन्हें 5.5 करोड़ रुपए अदा किए गए, तो जो हमारे यहाँ दियत की रकम कैलकुलेट की जाती है वो तकरीबन 68.5 लाख है एक आदमी की। तो मतलब 1 करोड़ 34-35 लाख रुपए, तो इस पर तो बहुत ज़्यादा दी गई दो लोगों की। लेकिन बहरहाल इसमें ये केस अब ख़त्म हुआ। अब अगर नताशा पर कोई और केस है, जैसे मुनशियात का, नशे में गाड़ी चलाना या फिर बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। उसमें भी जाहिर है चमक होगी और चमक के ज़रिए वो भी ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि हमारी हुकूमत जो है वो इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार है और जो हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, जो लीडरान हैं, जो हमारे वज़रा हैं, वो
दो मुख्तलिफ एंगल्स पर 180 डिग्री के एंगल पर बहस करते हुए नजर आते हैं। मसलन अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन हो तो वो अखबारात में खबरें छपवाते हैं, गार्जियन हो, डेली मेल हो, कि ये फंडामेंटलिस्ट है, इंतहा पसंद है, ये जदीद दुनिया के खिलाफ है इमरान खान, ये खवातीन को पर्दे में रखना चाहता है, ये इसराइल का मुखालिफ है। लेकिन कुछ ही दिनों में इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर छपवाई जाती है कि जी ये पाकिस्तान में यहूदियों के लिए अहम तरीन शख्स है, इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए या इसराइल को मंजूर करने के लिए वो सबसे अहम तरीन शख्स है और उसे पाकिस्तान का हुक्मरान होना चाहिए। इसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का नाम भी लिया जाता है। अच्छा, जिस खातून ने टाइम्स ऑफ इसराइल में ये आर्टिकल लिखा, अजरबैजान की ये खातून है, ये पैसे लेके ब्लॉग लिखती हैं और $4-5 लेती हैं पर पेज के हिसाब से, और उन्होंने ये लिखा है। यकीनन हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं और उन्होंने ये करवाया होगा। लेकिन पाकिस्तानी कौम का हाफजा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो ये भूल जाए कि अभी चंद दिन पहले आप उसे इंतहा पसंद, फंडामेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव कह रहे थे, और दूसरी तरफ आप उसे इसराइल का सबसे बेहतरीन दोस्त कह रहे हैं। अगर वो इसराइल का बेहतरीन दोस्त होता तो वो यकीनन जब वो वज़ीर आज़म था तो इसराइल से ताल्लुकात अच्छे कर लेता और इसराइल को कबूल कर लेता और इसराइल को मंजूर कर लेता। लेकिन चूंकि सऊदी अरब की हुकूमत को एक मसला है और वो चाहते हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करें, कबूल करें, और उसके लिए वो अखलाकी मदद के तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा चाहते हैं, साथ चाहते हैं। और इसमें इमरान खान पर तो कमर जावेद बाजवा का बहुत बड़ा दबाव था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें ताकि हमारे मुआशी हालात ठीक हो। दूसरी तरफ अगर हम देखें अपने मुआशी हालात को, तो SIFC हो या कोई और तरीका, हमारे मुआशी हालात दुरुस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे। हमें पैसों की बात की गई थी कि 1 अरब 100 अरब आएगा डॉलर और 50 अरब डॉलर आ जाएगा, आया कुछ नहीं और खाया पिया कुछ नहीं, और गिलास थोड़ा 12 आने वाली बात है हमारी कि अब सूरत हाल ये है कि हमें IMF भी पैसे नहीं दे रहा। वो ममालिक जो हमें हर मुश्किल वक्त में हमारी मदद किया करते थे वो भी कह रहे हैं कि मुल्क में मुआशी हालात, सियासी हालात अच्छे करें और उनको उसके बाद ही बात होगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि वज़ीर आज़म ने जो बजट पेश किया उसमें चूना उन्होंने लगाया, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम को चूना लगाया, दूसरी तरफ उन्होंने IMF को भी चूना लगाया। वो किस तरह कि उन्होंने ये कहा कि ये जो टैक्सेस हमने लगाए ये हमने IMF के दबाव पर लगाए। हालांकि IMF ने कहा कि आप अपना एनर्जी सेक्टर ठीक करें, मतलब ये है कि ये जो आप कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं आप उसे ठीक करें। और इस बारे में एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट गुज़िश्ता रोज बिजनेस रिकॉर्डर में छपी। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप अवाम से भी झूठ बोल रहे हैं और IMF से भी झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते, और आपकी जो नाकामियां हैं उनका बोझ कम से कम इस्टेब्लिशमेंट लामहदूद अरसे के लिए अपने गले नहीं ले सकते। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कुछ भी हो रहा है आम आदमी ये समझ रहा है कि ये सब कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इन्हें सपोर्ट कर रही है, बिला वजह सपोर्ट कर रही है, लेकिन अच्छाई कोई मिल नहीं रही और बुराई जो है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के गले पर।
اور اب اگر ہم گزشتہ روز ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کو دیکھیں تو اس میں تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو اعصاب شکن جنگ تھی جو جیتی، اور درمیان میں جب ایک خبر چلی، جس وقت ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے اور اس وقت شیلنگ شروع ہوئی، تو پتہ چل رہا تھا کہ جیسے کہیں آج کوئی پاگل پن نہ ہو جائے اور کہیں یہ جلیانہ والا باغ نہ بن جائے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے جو ذمہ دار اور طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو شٹ اپ کال دی اور اس شیلنگ کو روکا جس کے ذریعے حالات خراب ہونے جا رہے تھے۔ اور اگر یہ شیلنگ آگے بڑھتی، پتھراؤ اور شیلنگ کے بعد فائرنگ کی طرف جاتا معاملہ، تو کل وہ حالات ہوتے کہ پھر پاکستان میں کوئی طاقت حالات کو قابو نہیں کر سکتی۔ لہذا جس نے بھی فون کیا، یقیناً ہمارے طاقتور حلقوں نے کیا، انہوں نے بہت سمجھداری، عقل مندی اور بر وقت فیصلہ کیا کہ جی پاکستان کو خون خرابے سے بچایا جائے، کیونکہ یہ جلسہ جو تھا وہ انتہائی کامیاب تھا، پاکستان کی تاریخ کے کامیاب ترین جلسوں میں تھا، جہاں لیڈر نہیں تھا، سب اس کے کارکن تھے، اور کارکنوں نے جو کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں انہیں عبور کیا اور عبور کر کے اس جلسے کو کامیاب کیا۔ یقیناً پاکستانی قوم کا جذبہ ہے، اور حکومت ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ انسان کی فطرت ہے اور یہ اللہ نے بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز سے روکا جائے تو وہ اس طرف ضرور جاتا ہے، کیونکہ یہ آدم کی تخلیق میں شامل ہے کہ جنت میں سب کچھ دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس درخت کی طرف مت جانا، لیکن آدم اسی درخت کی طرف راغب ہوئے اور پھر زمین پر بھیجے گئے۔ یہ بات ہمارے حکمرانوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کہیں زور زبردستی کے ساتھ انسانوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔